नमस्कार दोस्तों, इनऑर्बिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो अपनी सीरीज चल रही थी याद करवाने वाली, अपने जो पढ़ाते नहीं है याद करवाते हैं, आपको भी पता है कि जो यहाँ पे देख लिया वीडियो बना दिया, इसका मतलब वो 100% याद होगा। आपको यकीन नहीं हो तो आप एक वीडियो देख लेना, कोई सा भी देख लेना, इसको देख लेना, आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है। और ये भी है कि ये जो है सारी चीजें मेरे क्लास नोट्स है, मैंने कम से कम 2-3 टीचरों के 3-4 टीचरों के मिक्स करके ये बताया, तो इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं। और ये निचोड़ है, एक तरीके से सब्जेक्ट का निचोड़ है, इसके बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस देखो और अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिना टाइम खराब किए और याद करवाएंगे आपको। तो साथियों, ये टॉपिक है जो है राजस्थान की चित्रकला। ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे आदमियों के नाम है, बहुत सारे राजाओं के नाम है, तो इसको क्या है कंफ्यूज हो जाता है। कितना भी पढ़ लो आप, कितना भी रट लो, इसको कंफ्यूज होता ही है आदमी। तो इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है, मैंने टिप्स बनाई, तो देसी तरीका अपना जो है उसको मैंने आगे बढ़ाते हुए देसी तरीके से थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, हंसते हंसते मजाक में, ताकि आप बोर भी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कि चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, दूसरा हो गया मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, तीसरा हो गया ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग। अभी जो मेवाड़ है, ये मेवाड़ को भी 4 भागों में बांटा गया है। ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली। इसी प्रकार मारवाड़ को जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और मणिठनी 5 भागों में बांटा गया है। ढूंढाड़ चित्रशैली में आमेर, जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावाटी को बांटा गया है। इसी प्रकार हाडोती में कोटा, बूंदी चित्रशैली को बांटा गया है। तो अपन को ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि मेवाड़ में कौन कौन से आते हैं। तो मेवाड़ में आपको पता है उदयपुर आता है, नाथद्वार आता है, देवगढ़ भी राजसमंद में पड़ता है, तो ये याद है, इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है। मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर ये आती है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। ढूंढाड़ जयपुर से संबंधित है, तो जयपुर के आसपास के। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब अपन साथियों आज सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली है, उसको 4 भागों में बांटा गया। वहां मैंने बताया था उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड। तो ये अपना ये तो हो गया पहला उदयपुर, दूसरा हो गया नाथद्वारा, तीसरा हो गया देवगढ़ और चौथा हो गया चावंड। अपन इन चारों को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली में इसमें पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि उदयपुर चित्रशैली निम्न में से किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई? पहला। दूसरी बात, उदयपुर चित्रशैली किस शासक के शासनकाल में स्वर्णकाल था? तो वो जगत सिंह फर्स्ट। इसके बाद में अगर पूछेगा, रंग भी पूछ लेता कभी कभी, पर इसके चांस बहुत कम है। इसके बाद अलावा पूछता है चित्रकार का नाम। शहाबुद्दीन, रुकनुद्दीन, कृपानूर, राम मनोहर, मुन्ना, रामू, ये किस चित्रशैली से संबंधित? अब इनके नाम नहीं आ रहे, तो याद कैसे होंगे? फिर अपन कोशिश करते हैं। अभी शुरू करते हैं अपनी कहानी। दोस्तों, उदयपुर में से अपन लेंगे उदय होना। अपन अभी जब भी आप उदयपुर होता है, जब भी अपन ने पढ़ा है हर चीज, तो उदयपुर में से अपन क्या लेते हैं? उदय होना। तो उदय होना अब देखेंगे उदयपुर उदय होना चित्रशैली का उदय हुआ महाराणा कुंभा के काल से। कैसे याद रखेंगे? इसमें से लेंगे कुंभा। कुंभा का मतलब कुंभ का मेला। भाई ये उदयपुर चित्रशैली है, इसका उदय कहां से हुआ? कुंभ के मेले से। क्यों? क्योंकि मेले में आपको पता है बहुत सारे प्रकार के चित्र बिकते हैं, खरीदते हैं, देखते हैं लोग। तो यहीं से सबको मिला कि यार चित्र तो लेने चाहिए, चित्र खरीदे। चित्रों की जानकारी का उदय कहां से हुआ? ये हुआ कुंभ के मेले से। तो ये इसको ऐसे याद रखना। राजस्थान में चित्रकला का जनक शासक अगर कोई है तो वो है महाराणा कुंभा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये आया था कुंभा। इससे पहले तो कोई राजा था नहीं जिसको चित्रों की कुछ जानकारी हो। तो जानकारी चित्रों कहां से शुरू हुई है? महाराणा कुंभा। कुंभ के मेले में से ही चित्रकला का उदय हुआ है, ऐसे इसको याद रखना है। इसके बारे में साथियों स्वर्णकाल है, जगत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्णकाल है। इसको कैसे याद रखेंगे? भाई स्वर्णकाल है। अब कुंभ के मेले में से अपन चित्रकला का प्रारंभ किया। चित्रकला के बारे में जानकारी अपन कहां से मिली? कुंभ के मेले में से। तो वो धीरे धीरे जब मेला, कुंभ का मेला है, वो पूरे विश्व का लिए आता है, पूरे विश्व के आदमी आते हैं। तो यहाँ से जो चित्र लिए थे, यहाँ से जो चित्र उदय किए थे, वो पूरे विश्व में फैल गए, पूरे विश्व में, पूरे जगत में फैल गए। पूरे जगत में इसके बारे में जानकारी मिलने लगी। तो ये जगत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्णकाल हो गया, पूरे विश्व में फैल गए। इसका मतलब सब लोग जानने लग गए। इसमें दोस्तों प्रधान रंग है पीला रंग। पीला रंग का उदय हुआ। इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे। कौन सा रंग है? पीला रंग। पीला रंग भाई जब आदमी जो पीता है, जो मतलब दारू पीने वाला आदमी है, वो क्या करता है कि उदय होता है ना, सूर्य उदय होता है, मतलब सुबह होते ही बिस्तर में से बाद में उठेगा, पहले उसको दारू चाहिए। इसे बोलता है पीला। पीला जब उठूंगा, कोई भी काम करेगा पीला जब उदय होगा, नहीं तो उठूंगा ही नहीं। मैं थोड़ा सा रिलेट करते हुए याद करेंगे। इसके बारे में दोस्तों चित्रकार है शहाबुद्दीन
रुकनुद्दीन, कृपाराम, मनोहर, मुन्ना और रामू। इसको देखो कैसे याद रखेंगे अपन भाई। चित्रकार क्वेश्चन ऐसे आएगा, रुकनुद्दीन, कृपाराम, मनोहर, मुन्ना और रामू किस चित्रशैली से संबंधित था। तो अपन को इसको उदयपुर चित्रशैली से संबंधित करना, कैसे भी करके, तोड़ मरोड़ करके, है ना। तो अभी देखेंगे इसमें कि भाई हर शब्द को अपन उदय से संबंधित करेंगे, क्योंकि अपन ने उदय लिया है। साहबुद्दीन, भाई साहब की बुद्धि से उदय होता है। भाई राजा अगर कोई भी होता है, साहब होता है, राजा होता है, तो उसी की लगेगी बुद्धि। अभी जैसे मैं कांस्टेबल हूं, तो मेरी बुद्धि ऐसे बोलते हैं, मैंने ऐसे सोच कर ये काम कर दिया, तो ऑफिसर ऐसे बोलेगा, अरे सोचने का काम तेरा नहीं है, सोचने का काम तो हमारा है, तेरा काम तो करने का है। तो साहब की बुद्धि ही चलेगी बस। उदय किसी चीज का उदय होगा, किसी नियम का उदय होगा, किसी कानून का उदय होगा ना, तो साहब के बुद्धि से होगा, अपनी बुद्धि से नहीं होगा। अपन को तो सिर्फ चलना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद में है रुकनुद्दीन। इसको कैसे याद रखेंगे, उदय से। भाई तू रुक, रुक, अभी तेरा उदय होगा, तेरा उदय होगा, तू रुक, थोड़ा सा रुक, रुक, तेरा उदय होगा अभी, ठीक है। कृपा राम, भाई राम जी की कृपा से उदय हो सकता है, ऐसे तो उदय हो नहीं सकता, कितना कुछ कर लो आप, कितने पापड़ बेल लो, लेकिन भगवान राम की कृपा से ही उदय हो सकता है। मनोहर, मन को हर लिया, तूने मेरे मन को हर लिया, इसलिए तेरा उदय होना जरूरी है, तय है। मुन्ना राम, अब मुन्ना राम तो आपको पता ही उदय है ही। कैसे उदय है कि मुन्नी जब से बदनाम हुई तब से उदय है, पूरे दुनिया इसको जानती है कि मुन्नी बदनाम हो गई, तब से इसका उदय हो गया, मुन्नी सब जानने लग गए। इधर रामू है, तो रामू काका का भी उदय हो गया। इसके बाद में है मेवाड़ चित्रशैली, ये चित्रशैली की जननी है। अब मेवाड़ चित्रशैली ये नहीं है, मेवाड़ चित्रशैली है ये। इस मेवाड़ चित्रशैली के अंदर ही आती है उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और मेचावड़। तो ये जो मेवाड़ चित्रशैली है, ये चित्रशैली की जननी है। क्यों? क्योंकि शासक था, जनक शासक भी इसी का है, कुंभा, तो कुंभा इससे संबंधित है। तो ये जननी है सभी चित्रशैलियों की, मेवाड़ चित्रशैली, ठीक है। अब थोड़ा सा जगत सिंह फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने चित्तौरी आबरी, चित्तौरी ओवरी और चित्तेरो तस्वीरों कारखानों, ये इन्होंने शुरू किया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई ये इतने तगड़े शासन थे, इतने प्यार प्रेम वाले शासन थे, चित्रों से संबंधित इतने प्रेम था इनको कि इन्होंने हॉस्टल खोल दिया। आज के जमाने में हॉस्टल बोलते हैं इसको, चित्तौरी ओवरी और तस्वीर कारखानों को हॉस्टल, जिसमें चित्रकारों का खाना पीना पैसा सब कुछ ये खुद ला के देते थे। बस तुम चित्र बनाओ और इस जगत में फैला दो, इतने चित्र बनाओ, इतने चित्र बनाओ कि पूरे जगत में अपने ही चित्रों की बातें होनी चाहिए, अपने ही चित्र फैल जाने चाहिए। इन्होंने पूरे जगत में फैला दिए। तो जगत में जगह जगह पर इसने ओवरी खुला दी। ओवरी का मतलब जानते हो ना, कुठरी कोठी टाइप की, जगह जगह पूरे जगत में ओवरी खिला दी और जगह जगह कारखाने खिलवा दिए, तस्वीरों को खुलवा दिए। हर जगह जगह जगत में, हर जगह पे जहां भी मेला भरता था, हर जगह कारखाने खुला, ताकि चित्र बेचते रहो, बिकते रहे, अपना प्रचार होता रहे, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है उदयपुर चित्रशैली में कलीला और दमीना का वर्णन है। कलीला और दमीना नाम के दो गीदड़ थे, गीदड़, इनका वर्णन किया जाता है। एक कहानी थी थोड़ी सी, उनकी कहानियों का इसमें वर्णन किया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई कलीला और दमीना दिखते हैं आपको, उदयपुर याद रहना चाहिए, इसको ऐसे याद रखेंगे अपन। तो ऐसे थोड़ा सा अपन इसको रिलेट करेंगे कि जो मीणा है, मीणा, मीणा की लीला, मीणाओं की लीला आजकल उदय होती जा रही है, उदय हो रहे हैं मीणा लीला, मीणाओं की लीला आजकल उदय होते जा रहे हैं, उदय हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे अपन। तो दोस्तों ये उदयपुर चित्रशैली है। मुझे लगता नहीं कि आप बोर हुए होंगे या फिर आपको इसमें से थोड़ा डर लगता था जीके में, वो आप डरते होंगे। सब चीजें मैंने आपको याद करवाने बता दी। एक जैसे माला में वो पूरे पिरोते हैं ना धागे से, वैसे मैंने आपको पिरो पिरो के दे दी, अभी आपको देखना है सिर्फ इनको। इसके बाद में दोस्तों अपन दूसरे नंबर पे चलेंगे, नाथद्वारा चित्रशैली। अब नाथद्वारा चित्रशैली में कैसे, ये है नाथद्वारा राजसमंद में, आपको पता ही है राजसमंद में जो राज सिंह जी थे, इन्होंने नाथद्वारा को बसाया था। नाथद्वारा में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति यूपी से लेके आए थे, वो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे ढंग से। अभी सिर्फ इतना देख लो कि राज सिंह थे, उन्होंने नाथद्वारा में भगवान कृष्ण के लिए मूर्ति बनाई थी, मंदिर बनाया था। राजद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, वो प्रसिद्ध वो है। तो इनमें ये एक ही रहता था नाथद्वारा में, सिर्फ राज सिंह, प्रारंभ राज सिंह के काल में हुआ और स्वर्ण काल भी राज सिंह के काल में हुआ। ये तो वही हिस्ट्री की कहानी। अभी अपन इसको थोड़ा सा अगर मान लो भूल जाओ हिस्ट्री की कहानी, तो अपन कैसे याद रखेंगे। नाथों के द्वारा, नाथों के द्वारा राजा के सिंह के चित्र बनाए, नाथों के द्वारा राजा के सिंहासन के चित्र बनाए गए थे इसमें नाथद्वारा चित्रशैली में। इसमें हरा और पीला रंग प्रदान, इसको याद करेंगे आगे, अभी रुक लो।
चित्रकार, चित्रकार है अभी दोस्तों, इसमें कृष्ण भगवान से संबंधित पूरी शैली कृष्ण भगवान से संबंधित है। इसमें कृष्ण भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है पूरी शैली में, नाथ द्वारा चित्र, क्योंकि कृष्ण भगवान का मंदिर है यहाँ पे, श्रीनाथ जी का मंदिर, तो कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो नारायण, ये सब चीजें है कृष्ण भगवान से पर्यायवाची है, भगवान के पर्यायवाची, जो भी चित्रकार है ना सारे भगवान के पर्यायवाची है। देखे, नारायण भगवान से संबंधित हो गया, चतुर्भुज भगवान कृष्ण से संबंधित हो गया, हरदेव, हरदेव चित्र भगवान से संबंधित, देव कृष्ण और नरोत्तम, ये सब किससे है, भगवान से संबंधित है। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है क्या इनको, नहीं है ना। इसके बाद में साथियों इलायची और कमला, ये महिला चित्रकार है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलायची और कमला का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित था, तो वो है नाथ द्वारा। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, भगवान कृष्ण के इलायची और कमल के फूल नहीं चढ़ाते क्या, चढ़ाते हैं ना कमल के फूल और इलायची, इलायची वो कमला और इलायची चढ़ाते हैं ना, कमल के फूल और केले के वृक्ष और गाय के चित्र बनाए जाते थे उसमें। अभी आपको पता है केले के वृक्ष वो महिलाएं है जो केले के वृक्ष की पूजा करती है ना, और गाय के चित्र, गाय भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान से संबंधित है गाय, और केले के वृक्ष अपन भगवान के चढ़ाते ही है, तो ये हो गया भगवान संबंधित। और केले और गाय, केले का रंग कैसे होता है साथियों, हरा, तो अपन इसमें से लेंगे हरा, केले का रंग तो हो गया हरा, और गाय का घी कैसे होता है, पीला, तो हरा और पीला किससे संबंधित है, नाथ द्वारा। दूसरी बात याद करना चाहो, अगर मान लो ऐसे नहीं भूल जाओ, तो नाथ होते हैं, नाथ ज्यादातर हरा और पीला रंग का कपड़े पहनते हैं, वो भगवा टाइप के ज्यादातर नहीं, तो मिक्सअप पहनते हैं, मिक्सअप। इसके बाद में साथियों अपन पढ़ेंगे देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली भी राज संबंध में है, याद रखना, नाथ द्वारा भी राज संबंध में है, देवगढ़ भी राज संबंध में है, ठीक है, देवगढ़ राज संबंध। इसका प्रारंभ किसने किया था, द्वारिका प्रसाद ने। स्वर्णकाल किसका था, जय सिंह के काल का इसका स्वर्णकाल था। इसको देखो कैसे याद रखेंगे अपन कि भाई देवताओं का गढ़, इसमें से अपन ये लेंगे देवताओं का गढ़। गढ़ किसका, देवताओं गढ़ का मतलब क्या हो गया, देवताओं का घर, समझ रहे हो ना, गढ़ का मतलब क्या हो गया। तो द्वार प्रारंभ कहां से होता है देवताओं के गढ़ में, अपन जैसे अभी रणथंभौर में गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, तो प्रारंभ कहां से होता है, प्रारंभ होता है प्रथम द्वार से, एंट्री करते हैं ना अपन, प्रथम द्वार से एंट्री करते हैं, वो है इसका। तो प्रथम द्वार से अपन एंट्री करेंगे, द्वारिका मतलब द्वार से एंट्री करेंगे, प्रसाद लेते हुए, प्रसाद लेंगे भगवान के चढ़ाने के लिए, देवताओं को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेंगे, इसको द्वारिका प्रसाद, ठीक है, याद हो गया प्रारंभ कहां से हुआ। और स्वर्णकाल, स्वर्णकाल होता है जय सिंह के काल में। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, अपन अंदर गए प्रसाद लेके भगवान के पास में, देवताओं के पास में, देवताओं के मंदिर में चले गए, तो वहां पे जयकारा लगाते कि नहीं लगाते। और जो स्वर्णकाल होता है, जो अंत होता है, जो जहां पे जयकारा इतना तगड़ा लग जाए कि पूरी दुनिया को पता चल जाए, वो काल है स्वर्णकाल है भाई। पूरे भक्त जयकारा लगाते हैं ना अंदर घुस के मंदिर में, तो वो हो गया स्वर्णकाल, जहां पे जयकारा ज्यादा होता है। अभी साथियों इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, श्रीधर अंधारे। देवगढ़ चित्रशैली को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, श्रीधर अंधारे ने। अंधा आदमी होते हुए भी देवगढ़ चित्रशैली को प्रसिद्धि दिलाई थी इसने। कैसे याद रखेंगे कि भाई देवताओं के गढ़ में अगर कोई अंधा आदमी भी चला गया ना, अंधा आदमी भी चला गया देवताओं के गढ़ में, तो वो प्रसिद्ध हो जाता है। अंधे आदमी को भी देवता अगर चाले तो प्रसिद्ध कर सकते हैं, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता फिर भी प्रसिद्ध कर सकता है। तो प्रसिद्धि इसने दिलाई थी, प्रसिद्धि। इसके अलावा श्रीधर, ये से देखो आप, श्रीधर, श्री का धर, धर मतलब घर, श्री का घर और देवताओं का गढ़, देवताओं का घर, भाई गढ़ भी तो घर ही हो गए, तो देवताओं का गढ़ और श्री का धर मतलब देवताओं का गढ़। इसके बाद दोस्तों अन्य चित्रकार है, इसमें बैजनाथ और चोखा इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। बैजनाथ और चोखा, इसको कैसे याद रखेंगे, बैजनाथ, बैजनाथ, बे बकरी को नहीं पड़ेगी, इसको ऊपर पड़ेंगे बे भट्टी का। भेज, भेज कहां, भेज देवताओं के पास में भेज दे, देवताओं के गढ़ में भेज दे। तू अंधा आदमी है कोई बात नहीं, तेरी आंख नहीं है, पर तू देवताओं के पास में भेज दे इसको, चोखा होके आ जाएगा। चोखा होकर मतलब चोखा कर देगा, अच्छा कर देगा। अरे तू अंधा है तो कोई बात नहीं, इसको भेज दे देवताओं के गढ़ में, देवता अपनी शक्ति से इसको चोखा कर देंगे, अच्छा कर देंगे। इसको ऐसे याद रखें। अब दोस्तों ये है मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रशैली का मिक्सअप है, मिक्सअप। अभी जैसे अपन दारू पीते हैं तो वो कोकटल हो जाती है ना, मतलब मैं दारू नहीं पीता तो मैं सोच ले मैं दारू पीता हूँ, इसलिए मुझे याद है, सुना है मैंने कि कोकटल हो जाती है, दो तीन दारुओं को मिला देते हैं, दो तीन चीजों को मिक्स कर देते हैं ना, तो वो कोकटल हो जाती है। तो ये हो गई कोकटल, तो इसको बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है तो कोकटल हो जाती है, इसलिए इसको कोकटल मिक्स शैली भी कहा। अब आपको पता कैसे याद रखेंगे अपन की भाई ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ से मिक्स है। तो देवताओं का गढ़ है साथियों, तो देवताओं के गढ़ में तो आपको पता सारी चीजें मिक्स होगी। देवता कहाँ, कोई जगह ऐसी है जहाँ पे देवता नहीं है, सब जगह होंगे ना, तो मेवाड़ से भी आएंगे, मारवाड़ से भी आएंगे, ढूंढाड़ से भी आएंगे, हर जगह से देवता आएंगे, तो मिक्सअप हो गई, देवताओं के गढ़ में सब मिक्स रहते हैं। अब अपने ये अपना खत्म हो गया मेवाड़ का, ये मेवाड़ का पूरा खत्म हो गया। अभी अपन पढ़ेंगे
ढूंढा, ये इसका हाडोती का पढ़ेंगे आज में। फिर दो बचेगी अपनी। तो हाडोती में केवल दो ही स्कूल है, एक तो हो गई बूंदी चित्रशैली और एक हो गई कोटा चित्रशैली, है ना। तो बूंदी को अपन पहले पढ़ेंगे। बूंदी में है विशुद्ध राजस्थान चित्रकला का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो वह है बूंदी चित्रशैली से। राजस्थान के चित्रकला का प्रारंभ कहां से हुआ है? राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ तो हुआ है मेवाड़ चित्रशैली से, लेकिन ये बोल रहा है विशुद्ध, विशुद्ध मतलब शुद्ध रूप से। भाई अगर कोई चीज को कैसे याद रखेंगे अपन, देखो कोई चीज शुद्ध है, मान लो कोई भी चीज शुद्ध है, अगर उसमें एक बूंद भी गलत चीज डल गई ना तो वो अशुद्ध हो जाएगी। भाई होएगी कि नहीं होगी? शुद्ध खराब हो जाएगी। जैसे अगर दूध है, दूध में एक बूंद भी खट्टी चीज डल गई ना तो दूध पूरा फट जाएगा। तो हर बूंद का महत्व रहता है, रहता है कि नहीं रहता हर बूंद का महत्व? तो विशुद्ध, विशुद्ध मतलब शुद्ध, बूंदी से संबंधित। सर्जन सिंह हाडा ने इसका प्रारंभ किया था और स्वर्णकाल है इसका उम्मेद सिंह और बिशन सिंह, दो राजा है इनका, स्वर्णकाल यहां से आता है। तो सर्जन सिंह, सर्जन का मतलब इसमें से कैसे लेंगे? सर्जन करना, इकट्ठा करना, चीजों को सर्जन करना मतलब वो करना, इकट्ठा करना। सर्जन करना मतलब समझ रहे हो ना, किसी चीजों को इकट्ठा करना, सर्जन करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे भाई? प्रारंभ में इसने सर्जन किया, प्रारंभ में इसने इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया? बूंद बूंद से इकट्ठा किया, बूंद बूंद से इसने गढ़ा दिया है। तो इसने पहले सर्जन किया था, चीजों को इकट्ठी करना शुरू किया था बूंद बूंद से। अब स्वर्णकाल कब हुआ? उम्मेद सिंह ने। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई उम्मेद सिंह को उम्मीद थी, इसलिए इसने बूंद बूंद डालता गया घड़े में, बूंद बूंद डालता गया। इसको उम्मीद थी कि एक दिन घड़ा पूरा भर जाएगा। वो बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्यों? तो अपन बूंद बूंद से अपन अपन जो वो है तिजोरी, उसमें 1 रुपए 2 रुपए ऐसे डालते हैं, छोटे 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 कम कम। तो अपन को उम्मीद रहती, तभी तो करते हैं कि भाई एक दिन भर जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा। तो इसको उम्मीद सी कि भाई बूंद बूंद से एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत खजाना हो जाएगा मेरे पास, इसलिए इसने बूंद बूंद से घड़ा भरा। अभी साथियों ये है चटकीला और सुनहरा रंग है इसमें प्रसिद्ध। इसको कैसे याद रखेंगे? चटकीला, अब आपको पता है बूंद 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 होती है, इसे बूंद 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 बहुत थोड़े थोड़े अपन बूंद बूंद कर देंगे ना तो चटकीला रंग इस टाइप से हो जाएगा, मिक्सअप टाइप से चटकीला हो जाएगा। और ये है सुनहरा रंग। सुनहरा अभी कैसे याद रखेंगे? तो सुनहरा थोड़ा सा जैसे बूंद होती है, वो बूंद पानी की बूंद है, इसको अगर सुबह सुबह देखेंगे ना अपन तो ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुनहरी लगती है बूंद। सूर्य का छोटा छोटा सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना इसके ऊपर तो बहुत चमकती है अपवर्तन के कारण। तो ये अपवर्तनक प्रकीर्णन जो भी है वो उसके कारण सुनहरी लगती है। वैसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें चित्रकार है अहमद, डालू, भिकराज और सर्जन। सर्जन तो इसके नाम से सर्जन है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? चित्रकार, क्योंकि चित्रकार इंपोर्टेंट है, चित्रकार से अपन को डर लगता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अहमदाबाद मतलब हर बूंद, हर बूंद अहम है, हर बूंद का महत्व है, हर बूंद अहम है। गलत जगह पे चित्रों में भाई, चित्रों में आपको पता है एक भी बूंद अगर गलत जगह पे डल गई ना तो वो चित्र को पूरे खराब कर सकती है। इसलिए चित्रों में हर बूंद का महत्व रहता है। वो बोला कैसे? तो मैं डालू, डाल के बताऊंगा तुझे एक बूंद देगा भी पूरा चित्र खराब हो जाएगा। तो डालू का अच्छा कहते हैं, डालू का एक बूंद तो पूरा चित्र खराब हो जाएगा। तो डालू बूंद से संबंधित। भीख राजू कैसे याद रखेंगे? कि भाई जब आदमी के दिन खराब होते हैं ना तो उसको भीख में एक बूंद भी नहीं मिलती पानी की। खाना तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी आदमी के ऐसे दिन आ जाते हैं कि एक बूंद पानी की भी नहीं मिलती। तो बूंद से संबंधित भीख, सृजन बताई दिया मैंने। इसके बाद में दोस्तों ये है पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। उसको कैसे याद रखेंगे? कि जब गर्मियां आती है तो पशु पक्षी बेचारे बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं ना पानी के लिए। इसलिए तो अपन आपको पता होता है घरों के अंदर पेड़ों पे वो पानी के भर भर के वो रखते हैं, अपन रखते हैं ना ताकि पशु पक्षी पानी पी ले। गर्मियों में रखते हैं नहीं रखते अपन? तो पशु पक्षियां है ताकि बूंद बूंद से तरसे ना, बूंद बूंद से तरसे ना, इसलिए अपन पानी रखते हैं पशु पक्षियों के लिए ऊपर। तो बूंद का संबंध पक्षी से, भाई पशु पक्षी बूंद बूंद से तरसते हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर का चित्र किया जाता है, ये सबसे प्रसिद्ध है इसमें कि वर्षा ऋतु से नाचते हुए मोर का चित्र किस चित्र शैली में है? तो वो है बूंदी चित्र शैली में। वर्षा, वर्षा का संबंध बूंद से हो गया, इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है। बूंद और मोर कब नाचता है? जब बूंद गिरती है ऊपर से वर्षा होती है तभी ये बूंद गिरता है। इसमें एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह ने क्यों करवाया था? चित्रशाला का मतलब हो गया हॉस्टल एक तरीके से, जिसमें सारे चित्रकार रहते थे और वहीं पे चित्र बनाते थे। तो चित्रशाला उम्मेद, क्योंकि उम्मेद सिंह को उम्मीद थी कि भाई चित्र बनाएंगे तो कुछ पैसे कमाएंगे, अपन को फेमस करेंगे, इसलिए ये चित्र। और भित्ति चित्रों का स्वर्ग जिसको कहा जाता है, तो ये चित्रशाला है, इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और जो उम्मेद सिंह है इसको स्वर का स्वर का शिकार करते हुए दिखाया गया है इस चित्रशाला में। चित्रशाला का ध्यान रखना, चित्रशाला किसने बनाई? उम्मेद सिंह ने, क्योंकि उसको उम्मीद थी। इसके बाद में दोस्तों लास्ट है आज ये इसकी कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली है राम सिंह के काल में।
भाई राम सिंह का काल आपको पता है, कोटा में एक ही राजा था राम सिंह, महत्वपूर्ण राजा। तो राम जी का कोटा ऐसे भी याद रख सकते हैं, राम जी का कोटा। और ये उम्मेद सिंह है, ये उम्मेद सिंह घूमता घूमता इधर भी आ गया। भाई बूंदी कोटा पास पास में थे, तो ये घूमता घूमता इधर भी आ गया कोटा। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई कोटा में क्या लेते हैं अपन, इलाका, अपना कोटा अपना इलाका। तो अपने इलाके में हर आदमी को उम्मीद रहती है, रहती कि नहीं रहती आम आदमी को उम्मीद। भाई अपना इलाका है, तभी तो आपको पता है ना, अपने इलाके ये जो है पॉलिटिक्स, ये भी अपने इलाके से उठते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि यहाँ से तो जीतना ही जीतना है, अपना गढ़ है। इसमें है चित्रकार लच्छी राम और नूर मोहम्मद, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से यही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई निम्न में कोटा चित्र से संबंधित चित्रकार कौन है। तो लच्छी राम और नूर मोहम्मद। अब इसको कैसे याद रखेंगे लच्छी राम को। लच्छी राम दोस्तों मैं तो बताऊं कैसे याद रखा है, कि हमारे गांव में एक लच्छी था। अब वो क्या है, अपने घर वालों को मारता था, घर वालों बीवी बच्चे पे से राज राज करता था, राजा की तरह रहता था, जैसे मैं राजा हूं। लेकिन वो बाहर जाते ही किसी से बोलता भी नहीं था, किसी ने गाली भी दे दी ना उसको, तो बाहर जाके चुपचाप सुन के आ जाता था। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो लच्छी है वो अपने कोटा में अपने इलाके में राजा रहता था, बाहर जाके तो वो बिल्ली बन जाता था, बिगी बिल्ली, बोलता भी नहीं था किसी से। तो लच्छी तो कोटा के अंदर ही राजा था, वैसे बाहर जाके तो उसको कुछ बोलता नहीं था। अब आगे आगे है नूर मोहम्मद, इसको कैसे याद रखेंगे। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद का मतलब हो गया नूर की मोहम्मद, मतलब नूर जो इतनी सुंदर लड़की है, सुंदर परी है, बिल्कुल भी बहुत सुंदर है, नूर नूर की परी है वो। तो उसको कोई भी आदमी कोटा से बाहर जाने नहीं देता, अपने इलाके से बाहर जाने नहीं देता, कि कोई नजर लगा देगा, कोई उठा के ले जाएगा, कोई मार देगा, कोई कुछ भी कर देगा। तो जो नूर होती है, ज्यादा प्यारी लड़की होती है, उसको अपने इलाके से बाहर नहीं जाने देते, अपने कोटा से। पहले राजा महाराजा था ना ऐसा, कि जो सुंदर रानियां थी उनको बाहर भेजते नहीं थे, क्योंकि उनको डर लगता था कोई राजा मार देगा ऐसे। अब इसमें साथियों एक है शिकार के लिए चित्रशैली है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। शिकार के लिए कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है, तो वो है कोटा। अब इसको कैसे याद रखेंगे। भाई शिकार कहाँ करता है आदमी, शिकार अपने इलाके में तो करता है, अपने कोटा में तो करता है इलाके शिकार। शिकार करने का मजा जो है वो अपने कोटा के अंदर ही है, बिना अपने दूसरों के इलाके में कभी शिकार नहीं करते, नहीं तो लड़ाइयां हो जाती है। तो शिकार कहाँ होता है, अपने कोटा में शिकार होता है। महिलाओं को भी शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। भाई महिलाएं शिकार कहाँ कर सकती है, ऐसे बताओ आप। अपने कोटा में अपने इलाके में तो कर सकती है ना महिलाएं शिकार, आदमी भी वहीं करते जाते, पर आदमी तो कभी कभी गया दूसरे के इलाके में घुस जाता है, क्योंकि वो तो जरडा रहता है, जरडा समझते हो ना आप। तो आदमी तो कहीं भी घुस जाता है, लेकिन महिलाओं की बात आए तो वो तो बिल्कुल अपने इलाके में ही करेगी, अपने कोटा में ही करेगी। तो दोस्तों ये आपको है, अभी अपना दौर बचा है, एक मारवाड़ और एक ढूंढार, इसको पढ़ेंगे अपन, जब तक आप इसको फटाफट नोट करो। साथियों अब आज अपन पढ़ेंगे मारवाड़ की स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसलमेर आ गया, किशनगढ़ आ गया, नागौर आ गया और जोधपुर आ गया। इसके बाद में अपनी एक और बचेगी ढूंढार चित्रशैली, वो अगली स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली में प्रारंभ किया था हरिराय भाट ने। इसको कैसे याद रखेंगे अपन, परमानेंट याद कैसे रहेगा कि जो जैसलमेर है इसमें प्रारंभ में हरा भरा था, ये हरा भरा था जैसलमेर शुरुआत में। इसमें से लेंगे प्रारंभ में कैसे था, हरा भरा था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, धीरे धीरे अक्षय जैसलमेर में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, हरा है जो बिल्कुल खत्म हो गया, और पूरा जैसलमेर सोने की तरह चमकता रह गया। उसकी जो रेत है जैसलमेर की, अक्षय जैसलमेर मतलब पूरे जैसलमेर की रेत सोने की तरह चमकती, तो स्वर्णकाल हो गया अक्षय जैसलमेर। ठीक है, इसका रंग है पीला और गुलाबी। इसको कैसे लेंगे, आपको बता रहे रेगिस्तान में जो रेत है वो थोड़ी हल्की हल्की पीले गुलाबी टाइप की रहती है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे वहां से रिलेट करेंगे अपन। इसमें प्रमुख चित्रकार है मूलराज, अक्षयराज और सोनराज। इसको कैसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मूलराज अक्षयराज और सोनराज। इसको कैसे रखेंगे, मूलराज का इसमें से क्या, लेकिन मूलराज अक्षयराज में से अक्षय जैसलमेर ले लिया अपन ने, सोनराज में से सोना। भाई जैसलमेर की जो रेत है वो सोने की तरह चमकती है। और मूलराज में से कैसे लेंगे, मूल रूप से कहीं भी अगर भारत का नक्शा होगा तो उसमें मूल रूप से जैसलमेर को दिखाया जाता है जैसलमेर को। तो मूल रूप से जैसलमेर इंपॉर्टेंट जिला है राजस्थान, उसको ऐसे याद रखेंगे, मूलराज, अक्षयराज और सोनराज। इसके बारे में दोस्तों ये है महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित जो चित्र है वो चित्र इसमें बनाए जाते हैं। अब महेंद्र मूमल की जो चित्रकला है क्या है, इसको मैंने आपको उसमें बताया था नृत्य में, राजस्थान के जो लोक नृत्य है उसमें मैंने बताया था ये महेंद्र मूमल क्या है, वहां से आप देख सकते हो। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि ये एक महेंद्र था पाकिस्तान का और मूमल था जैसलमेर का। तो इनमें इनकी प्रेम कथा है, और ये प्रेम कथा को
मीनाक्षी स्वामी ने इस कथा को वर्णन किया था, मीनाक्षी स्वामी ने। तो ये इनकी स्वामी थी, इसलिए इसका वर्णन किया। इसको थोड़ा सा इससे रिलेट करके याद रखेंगे। एक वो है मूमल पुस्तक, ये तो हो गई मूमल प्रेम कथा, और ये हो गई मूमल पुस्तक। ये है लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने इसको लिखी थी। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, कंफ्यूज हो जाता है कि मूमल पुस्तक किसने लिखी थी, प्रेम कथा किसने लिखी थी। तो इसमें से लेंगे पुस्तक। पुस्तक का काम क्या होता है, लक्ष्मी कमाने का, धन कमाने। भाई कोई भी पुस्तक छाप रहा है, कोई लेखक है पुस्तक लिख रहा है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्मी कमाने का, पैसा कमाने। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद में है दोस्तों बीकानेर चित्रशैली। अब बीकानेर चित्रशैली को ना, ये चीज मुख्य विशेषता ये है बीकानेर चित्रशैली की, इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसके नीचे नाम और तिथि लिखते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी चित्रशैली है इसमें नाम और तिथि अंकित की जाती है, तो वह है बीकानेर। क्यों, क्योंकि भाई जिसको बेचना है, कोई पेंटिंग बेचेगा तो पेंटर आपको पता नाम जरूर लिखेगा, तिथि जरूर लिखेगा, तभी तो बिकेगी वो। अभी अपन किताब खरीदेंगे तो किताब पे भी नाम लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है, तभी बिकती है। तो बेचने के उद्देश्य से बनाई जाती है, इसलिए इस पे नाम और तिथि दोनों अंकित की जाती है। मथेरना कला और उस्ता कला का भी इसमें जिक्र किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं। उस्ता कला आपको पता ऊंट से संबंधित है, और ऊंट का संबंध किससे है, बीकानेर से है। याद है ना आपको, बताने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में राय सिंह, अभी प्रारंभ तो किया राय सिंह ने, और स्वर्णकाल है अनूप सिंह का। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो प्रारंभ होता है बेचने के लिए, अभी किसी भी चीज को अगर आप बेचोगे तो प्रारंभ में सारे घर वालों की राय ली जाती है, ले जाती है ना। अभी मान लो अपनी जमीन बेचनी है किसी को, तो पहले पूरे घर वाले बैठेंगे, उसके बारे में राय करेंगे, भाई बेचना है कि नहीं बेचना। तो ये हो गया ऐसे। इसका स्वर्णकाल है बीकानेर का अनूप सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे, अनूप, नूप का मतलब क्या होता है साथियों, नूप का मतलब होता है नाक का कांटा, और नाक का कांटा कैसे होता है, सोने का। तो नूप चूप नूप चोप पढ़े होंगे ना आभूषण में, अगर नहीं पढ़े हो तो आभूषण का अपना वीडियो देख लेना, उसमें लिखा हुआ है नोप चूप, ये नाक को होता है, नाक में कांटा सोने का होता है, तो स्वर्णकाल हो गया अनूप। इसके बाद में इसका रंग होता है बैंगनी और जामुन। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, बैंगनी और जामुन का संबंध बीकानेर से है कि भाई बैंगन और जामुन ऐसे है तो बेचने के काम आते हैं। इसकी सब्जी बनाती है, तो सब्जी आपको पता ना अपन खरीदते हैं, तो वो बेचने के लिए बीकानेर मतलब बिक गए सारे बैंगन और जामुन। इसमें मुख्य चित्रकार है रसदसन, रामलाल, मुन्नालाल, अलीराज और चोखा। इसको एक चोखा आपने उसमें भी देखा था देवगढ़ चित्रशैली में, और एक चोखा यहाँ पर भी है, दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि एक तो आएगा नहीं तो कंफ्यूज हो गई। वहां पे पूरे नाम आए रसदनी, रामलाल, मुन्नालाल, चोखालाल, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो 2 कॉमन है तो बाकी तो कॉमन नहीं है ना, ऐसे। तो इसको कैसे याद देखेंगे, रसद हसन। भाई अपन कोई भी चीज को बेचेंगे तो रसीद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपन मिलेगी ना रसीद, बिल जिसको बोलते हैं। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है आपको रसीद। भाई बीकानेर से संबंधित हो गया रसीद। दूसरे से आएगा कौन कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित है, तो बीकानेर दिखते यार रसीद दिखते आपको होना चाहिए। भाई कोई चीज बिकेगी तो रसीद जरूर मिलेगी। रामलला, मुन्नालाल आपको पता है, वो दुकानों में बैठे थे, रामलाल इधर आ, इसको तोल, मुन्नालाल इधर आ, इसको तोल। तो इसको थोड़ा सा ऐसे अपन याद करेंगे। इसके बाद में है अलीराज और चोखा। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, जो आली चीज होती है, जैसे अपने सरसों है, तो सरसों को अगर आली बेचोगे ना, जैसे आली निकाल आली बेच दी, तो उसका चोखा दाम मिलता है, चोखा दाम मिलता है। भाई आली चीज तो महंगी होती है, मतलब ज्यादा तुलती है। एक बोरी में जैसे 50 किलो की मिली, तो वही सूखी अगर सरसों है तो वो एक बोरी में 45 किलो की ले, तो चोखे दाम मिलते हैं। इसके बाद में साथियों किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ और स्वर्णकाल दोनों एक ही राजा था, और वो था सावंत सिंह। सावंत सिंह का दूसरा नाम था नागरीदास। एक किशन है, किशन वो शांत आदमी था। इसको थोड़ा सा ऐसे देखें, किशन कैसा था, शांत आदमी था। इसका उपनाम है, ये किशनगढ़ चित्रशैली है, इसका उपनाम है बनी ठनी पेंटिंग भी बोलते, क्योंकि ये एक चित्र से प्रसिद्ध हुई थी किशनगढ़ चित्रशैली, और वो पेंटिंग है बनी ठनी पेंटिंग। इसको, इसी बनी ठनी पेंटिंग को भारतीय चित्रकला का लघु आश्चर्य कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का लघु आश्चर्य, कि भाई इतना आश्चर्य होता है इसको देखते हैं तो, कि इतनी सुंदर पेंटिंग भी कोई हो सकती है, इसलिए इसको भारतीय चित्रकला का लघु आश्चर्य कहता है। इसको चित्रों का अमूर्त स्वप्न कहते हैं, कि भाई सपनों में जैसे आते हैं ना, वैसे इसको बोलते हैं। रहस्यमय कलाओं का अमूर्त भी कहा जाता है, और ये बनी ठनी पेंटिंग है, इसी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे। अभी देखो इसमें रंग होता है सफेद और गुलाबी। सफेद तो आपको पता है कि भाई जो उसके पास में सरोवर बने थे, तो उसमें जो नौकाएं बनी हुई थी वो सफेद रंग की थी, और गुलाबी बनी ठनी के हाथ में गुलाब का फूल था,
अगर आपने नहीं देखी है तो गूगल पे जाके देखो, बनी ठनी पेंटिंग आपको दिखेगी, उसमें अच्छे से याद होगा। इसमें दोस्तों रसिक प्रिया और सावन सिंह जो नागरीदास है, इनके प्रेम कथा है, इनके बारे में जो प्रेम कहानी थी इनकी, वो वर्णन किया गया है इसमें पूरा। ये किशनगढ़ चित्रशैली में इसी से संबंधित है, रसिक प्रिया और सावन सिंह मैंने बताया दिया आपको। इसके बाद में है कागजी शैली भी बोलते हैं इसको, और नारी सौंदर्य का वर्णन कहा जाता है कागजी शैली। कागजी मतलब वो जो थी ना, क्या बोलते हैं, रसिक प्रिया बनी ठनी पेंटिंग, वो इतनी कागज की तरह नाजुक थी, इसलिए इसको कागजी शैली कहा जाता है। ये है नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, किताब में ढूंढने लग जाएगी। कागज की तरह थी भाई, कागज की तरह थी वो, बिल्कुल नरम, पतले से पतले कमर, कागज की तरह थे, इसलिए इसको बनी ठनी पेंटिंग को कागज से अपन रिलेट करेंगे। नारी सौंदर्य का वर्णन किया जाता है इसमें, नारी का सौंदर्य है, इतने तगड़े तरीके से वर्णन किया गया है नारी के सौंदर्य का किशनगढ़ चित्रशैली। भाई बनी ठनी पेंटिंग को आपने देखी होगी, इतनी सुंदरता से बनाई गई है, तो नारी के पूरा सौंदर्य का वर्णन किया है, नाक, कान, आंख, उसके जो भी है सब। इसके जो चित्रकार थे निहाल चंद, भाई इसको कैसे याद रखेंगे, निहाल चंद भाई बनी ठनी पेंटिंग थी, वो इतनी प्रसिद्ध हुई, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। तो जो बनाया था ना इसको, निहाल चंद ने इसका बनाया था इसको, उसको निहाल कर दिया इसमें, और हकीकत में भी इसको बनाने वाला निहाल चंद ही था, तो निहाल चंद को निहाल कर दिया बनी ठनी पेंटिंग है, ठीक है। अमरचंद को कैसे याद रखेंगे भाई, अमर हो गई है ये बनी ठनी पेंटिंग है, हमेशा के लिए अमर हो गई है, कभी मरेगी नहीं, ये प्रसिद्ध हो गई, कभी मरेगी नहीं, अमर हो गई नहीं। और ये इसको लेखक था, उसको भी अमर कर दिया, तो ये इसको ऐसे रिलेट करेंगे। लाडीदास का मतलब जो बनी ठनी पेंटिंग है उसको इतनी सजाया है, इतने तरीके से सजाया, इस प्रकार से दुल्हन समझती है। दुल्हन को क्या बोलते हैं गाँव में, लाडी जिस प्रकार सजती है ना, सजती संवरती, चीख से लगाती है, तो गोरी गट लिखती है ना, तो ऐसे लाडी की तरह इसको समागा, तो ये बनी ठनी पेंटिंग से संबंधित हो गया लाडीदास। नागरीदास है, इसको प्रकाश में लाया था एरिथ डिक्सन, ये याद रखना, ये किशनगढ़ चित्रशैली है, इसको प्रकाश में कौन लाया था, बनी ठनी पेंटिंग को प्रकाश में कौन लाया था, एरिथ डिक्सन। इसके बाद में बनी ठनी पेंटिंग के बारे में अगर बोले अपन थोड़ा था, तो इसका जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था, निहाल चंद ने, ठीक है। इसके बाद में इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, उत्सव प्रिय, ये प्यार से संबंधित थी, प्यार प्रेम की कहानी है, तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है उत्सव की प्रिय, मतलब प्रिय मतलब प्रेम। लवलीज, लव मतलब प्रेम, भाई इन दोनों प्रेम के साथ इससे थोड़ा सा प्रेम से संबंधित सारी चीजें हैं। कलावंती, कला थी उसमें, बनाने की कला थी, तभी तो विश्व प्रसिद्ध हो गई। और नागर ब्राह्मणी, नागरीदास से संबंधित है। इसमें दोस्तों एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बेसरी क्या है, बनी ठनी पेंटिंग में बेसरी क्या है, तो बेसरी वो नाक में एक गोल गोल सी वो पहनती है ना लड़कियां, उसको बोलते हैं नाक का आभूषण। बनी ठनी पेंटिंग में बेसरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। इसके बाद में और क्या क्या विशेषता है इसकी, तो इसमें है मित्रिया या फिर कजरायु नयन, कजरारे गाना सुना है ना, तो मित्रिया, तो इसके मित्रिया क्या हो गया, नयन, और कजरारू नयन, और लंबे लंबे नयन होते हैं ना, वो वाला नयन। पतली कमर, अब पतली कमर को सुनते हैं तो पतली कमर यार, वो गाना आता है ना एक, तो वो है इसका, वो इसकी विशेषता है। ये लंबे लंबे बाल है बनी ठनी पेंटिंग के, ठीक है। बत्तख दिखाई गई है, क्योंकि वो सरोवर के किनारे बैठी हुई है बनी ठनी पेंटिंग, तो सरोवर में बत्तख तैर रही है, भंवरे घूम रहे हैं, और गुलाब का फूल बनी ठनी पेंटिंग के हाथ में, और तैरती नौकाएं सरोवर में दिखाई गई है, तो ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से किस चित्रशैली की विशेषता है कि तैरती नौकाएं, गुलाब का फूल, बत्तख, भंवरे, तो वो सरोवर के किनारे कौन बैठी थी, बनी ठनी बैठी थी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे साथियों, नागौर चित्रशैली का अपन अब नंबर लेंगे। नागौर चित्रशैली का प्रारंभ किया था अमर सिंह ने, और स्वर्णकाल था भक्त सिंह। तो इसको कैसे याद रखेंगे, प्रारंभ किया था अमर सिंह ने। अमर सिंह आपको पता है वो थे, कौन थे, जिन्होंने मतीरे की राड़ करवाई थी नागौर में, नागौर बीकानेर के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी ना, तो यही अमर सिंह है वो। तो अमर सिंह ने जब मतीरे की राड़ से प्रारंभ कर दी, छोटी सी बातों पर झगड़ा प्रारंभ कर दिया, तो प्रारंभ करने में कौन प्रसिद्ध है, अमर सिंह। और स्वर्णकाल है भक्त सिंह को कैसे याद रखेंगे, ये स्वर्णकाल था इनका, कि भैया किसी को बकसते नहीं थे, सबको बोल दिया, इसने आदेश निकलवा दिया कि भाई सबको चित्र खरीदने हैं नागौर के, बकसता नहीं थे, इसलिए ये स्वर्णकाल हो गया चित्रशैली। क्यों, क्योंकि सबके पास ही चित्र पहुंच गए सबके पास ही, तो ये हो गया भक्त सिंह। हल्का भुजा रंग था इसमें, इसको कैसे याद रखेंगे, हल्का भुजा, आपको बताया नाग है, सांप है, उसका काला काला सा रंग रहता है, तो हल्का भुजा काला काला टाइप का रहता है, तो वो इसको ऐसे रखेंगे।
इसके बाद में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन इसमें से आएगा तो यही आएगा इसमें से, किसकी क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन से चित्र है। तो इसमें जल कुंड में स्नान करती महिलाएं दिखाई गई है, पारदर्शी वस्त्र दिखाए गए, पारदर्शी मतलब समझ लो ना, हल्के हल्के कपड़े जो रहते हैं ना वो कपड़े दिखाए गए हैं, पंख लगी परियां दिखाई गई है, लंबी मूछों वाली महिलाएं दिखाई गई है। याद रखना इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाग स्नान करती महिलाएं, पारदर्शी वस्त्र, पंख लगी परियां, लंबी लंबी मूछों वाली महिलाओं से संबंधित बताया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से नारी सौंदर्य किसमें दिखाया गया है, तो बड़ी ठनी पेंटिंग, किशनगढ़ चित्रशैली। क्वेश्चन आ जाए जल कुंड में नहाती हुई महिलाएं, पारदर्शी वस्त्र, पंख लगी परियां, मतलब सुंदरता टाइप से होगी ये भी एक तरीके से, पर ये नहाती हुई महिलाएं ऐसे टाइप की है, तो वो नागौर में। भाई नाग भी तो जल कुंड में रह सकता है ना, रह सकता है ना जल कुंड, तो इसे रिलेट करेंगे अपन। और दूसरी बात है, अगर क्वेश्चन आ जाए जल कुंड में नहाती हुई महिलाएं, पारदर्शी वस्त्र, ये आ जाए तो हो गई नागौर। अगर क्वेश्चन आ जाए मध्यम कद कांटी की महिलाएं, फिर उसके बाद में आ जाए मध्यम कद कांटी के बाद में सुंदर महिलाएं, नहाती हुई महिलाएं, बात करती हुई महिलाएं, सामूहिक बात करती हुई महिलाएं, मध्यम कटकांति आ जाए तो वो है जयपुर से। मध्यम कटकांति के आदमी जयपुर में थे, मेरा दोस्त भी है वो भी मध्यम कटकांति का ही है। तो ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, तीन है महिलाओं को, तीन। सुंदरता आ जाए नारी सौंदर्य किशनगढ़, जलकुंड में नहाती हुई आ जाए तो नागौर, और एक मध्यम कटकांति आ जाए तो जयपुर। इसमें दोस्तों प्रमुख चित्रकार है पुरखाराम, मोहन राम, पूर्ण राम, नाथाराम, लिमकाराम, चेलाराम, जितने भी राम है ना वो सब नागौर में पूछ गए, मान लो आप, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, पूरे राम को कहाँ पूछा दिया, नागौर में पूछा दिया। और आर.एस. अग्रवाल की जो किताब है उन्होंने बोला था कि ये जो पारसियन गाउन है, इस चित्र शैली को कहा पारसियन गाउन। क्यों? क्योंकि इसमें पारदर्शी वस्त्र पहने महिलाएं, अब भारत में जैसे पहनते नहीं वस्त्र, तो ये भाई पारसियन गाउन मतलब पश्चिमी सभ्यता से लिए गए हैं, पश्चिमी पहनावा। इसके बाद में दोस्तों जोधपुर, जोधपुर में मालदेव। अब आपको पता है कि जो जोधा आदमी होता है, धाकड़ा आदमी होता है, जोरदार आदमी होता है, वो कोई भी माल बनेगा ना घर में सबसे पहले वो खाएगा। और भाई बहन, छोटे भाई बहन है, वो उससे लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ठोक देगा। फिर सबसे पहले मालदार बनता है किसके पास जाता है, जोरदार आदमी के पास। इसके बाद में जसवंत सिंह और मान सिंह, इन्होंने स्वर्णकाल था। इसको कैसे याद रखेंगे कि जोधपुर में उनका स्वर्णकाल, इसने चित्रों को सब जगह पूछा है, सब जगह फैला दिया, तभी तो स्वर्णकाल होगा, सब जगह पूछेगा तभी तो इसने अपना जस को बढ़ाने के लिए, अपने मान को बढ़ाने के लिए सब जगह चित्र फैला दिए, सब जगह जोधपुर में, पूरे जोधपुर में चित्र फैला दिए। और जोधपुर में ये है पीला और लाल जो है रंग है इसमें। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी विशेषता क्या है, कौन कौन से चित्र दिखाए गए। तो इसमें चित्र दिखाए गए हैं भागते खरगोश, भागते हुए खरगोश दिखाए गए हैं, छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई गई है, लंबी मूछ वाले आदमी दिखाए गए हैं, लंबी मूछ वाले महिलाएं कहाँ दिखाई गई है, नागौर में, लेकिन आदमी कहाँ दिखाए गए हैं इसमें, सापा पगड़ी। आपको पता है सापा पगड़ी जोधपुर के सापा प्रसिद्ध है, तो अगर ये दिख जाए तो आपको ऐसे भी जोधपुर याद आ जाना चाहिए। अब भागते खरगोश कैसे, छोटी छोटी झाड़ियां। भाई जैसलमेर में पानी थोड़ा कम है तो झाड़ियां उगती है, झाड़ियां उगती है ना, तो वो क्या बड़ी नहीं होती, छोटी रह जाती है वो, क्यों? क्योंकि पानी कम है जोधपुर में, आपको पता है। तो जोधपुर में खरगोश भागता है, जोधपुर में जोरदार खरगोश भागता है, जोरदार, जोर से। रामानाथा, छज्जू, शिवदास, छज्जू, छज्जा, मतलब जो जोधपुर में, जोधपुर के राजा थे ना, जोधा अकबर टाइप से जोरदार जोरदार छज्जे बनाते थे। छज्जे कैसे, जोरदार, जोधपुर जोरदार छज्जू, छज्जे रहते हैं ना वो। तो ये थी अपनी आज की मारवाड़ स्कूल। अभी अपन कौन सी पढ़ेंगे, ढूंढाड़ स्कूल, फिर आपके इसके बाद में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये अपनी आज लास्ट स्लाइड है आज के वीडियो की, और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक अपना। तो अभी अपन पढ़ेंगे ढूंढाड़ चित्रशैली। इस ढूंढाड़ में कौन कौन सी है, एक तो आमेर आती है, शेखावाटी आती है, अलवर आती है, उनियारा आती है, और अजमेर को पढ़ेंगे अपन। तो अभी सबसे पहले शुरू करेंगे अपन आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली के बारे में बताएंगे कि आमेर चित्रशैली का प्रारंभ मान सिंह फर्स्ट ने किया था। अब आपको पता है आमेर शहर का निर्माण किसने किया था, आमेर शहर किसने बसाया था, तो वो है मान सिंह फर्स्ट ने। ये फर्स्ट का ध्यान रखना, मान सिंह फर्स्ट ने। तो प्रारंभ भी शैली, चित्रशैली का प्रारंभ भी मान सिंह फर्स्ट ही करेगा। और ये हो गया स्वर्णकाल। स्वर्णकाल है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को कैसे याद रखेंगे कि भाई इसका स्वर्णकाल है, इसका ऐसा काल है कि तेरी जहां मर्जी हो वहां चित्र बेच, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे तेरी मर्जी हो वहां पे चित्र बेच, अपना ही राज है पूरे आमेर में, तो इसलिए ये स्वर्णकाल हो गया।
भाई स्वर्णकाल का मतलब क्या होता है कि भाई जहां मर्जी हो, कोई टेंशन ना हो, कहीं भी बेहतरी हो गया मिर्जा राजा जैसी। रंग है गेरुआ। गेरुआ रंग कैसे होता है, मतलब मेरे जैसा रंग होता है गेरुआ। अभी देख लो आप मैं कैसा हूँ, काला काला सा थोड़ा सा, ये हो गया गेरुआ रंग। हुकमचंद, शोभाराम, मुरारीलाल, ये इसके क्या थे, चित्रकार थे। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई आमेर से रिलेट करेंगे इसको कि भाई हुकम, हुकम कहां से आ रहे हैं, हुकम कहां से आते थे पहले, आमेर से आते थे हुकम। क्यों, क्योंकि आमेर ही था पहले, जयपुर तो बसा नहीं था उस टाइम, तो आमेर से हुकम आ रहे हैं। और शोभाराम, भाई जयपुर है उसकी शोभा क्या है, आमेर है ना शोभा, वो पहाड़ी पे बसा हुआ है तो शोभा उसी को तो बोलते हैं ना। तो ये मुकुट एक तरीके से हो गया, आमेर हो गया शोभा, और ये हो गया एक मुरारीलाल। अभी दोस्तों एक ये है कि ये सफेद वृक्षों के लिए चित्रित ये इसका सफेद वृक्षों का चित्रण किया गया है आमेर चित्रशैली में। एक तो आम हो गया, एक हो गया सफेद वस्त्र, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जयपुर चित्रशैली। अभी जयपुर चित्रशैली को कैसे याद करेंगे कि जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने करवाई थी, तो प्रारंभ भी सवाई जय सिंह करेगा। सवाई जय सिंह के बाद में अगर कोई आया था, मतलब जैसे हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया, सवाई प्रताप ने, तो इसका स्वर्णकाल भी प्रताप ने, सवाई प्रताप। भाई इसका प्रताप है वो फैल गया था चित्रकला में, इसका प्रताप सबसे ज्यादा फैल गया था, सबसे ज्यादा जहां फैल जाता है वहां पे स्वर्णकाल हो जाता है। रंग वही गेरुआ है इधर भी। इसके बाद में है चित्रकार साहिबराम, शालिग्राम, गंगा बख्श और हुक्मा, ये इसके चित्रकार थे। कैसे याद करेंगे कि भाई साब और साली, जो साब है मेरी साली का हुक्म मानते हैं। भाई जयपुर में जो साहब है वो मेरी साली का हुक्म मानते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब साली की सुनते हैं। और जो साहब है वो साली का हुक्म, हर हुक्म मानते हैं, हर बात मानते हैं। तो ये ऐसे अपन जयपुर, भाई जयपुर में सबसे ज्यादा साहब है, साहब कहाँ है सबसे ज्यादा, जयपुर में। और जो साली है वो भी जयपुर में पड़ती है, तो उसका हुक्म कौन मानते हैं, साहब लोग मानते हैं, सब मानते हैं। इसके बाद में ये है मध्यम कद कांटे के पुरुष और स्त्री अगर कहीं भी आ जाए तो वो जयपुर हो गया। मध्यम, मध्यम का मतलब बीच का, मध्यम कद कांटे के पुरुष या स्त्री कोई भी आए तो वो है जयपुर का। और ये है वट वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ये वट वृक्ष, बड़ का वृक्ष, वट वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, वट वृक्ष के लिए जयपुर चित्रशैली प्रसिद्ध है। याद रखना, वो एक पिक्चर आई थी, कौन सी मुझे नाम नहीं है, नाम याद नहीं है, पर उसमें जो वट बड़ के पेड़ के वो धागे बांध के मन्नत मांगते हैं ना, वो वट वृक्ष वही है जयपुर का। इसके बाद में हाथियों की लड़ाई भी यहाँ पे की जाती है। इसके बाद में साथियों अपना अगला है शेखावाटी चित्रशैली। इसको कैसे याद रखेंगे, शेखावाटी। शेखावाटी में आपको पता है सिखाने से संबंधित होता है, अपन शेखावाटी जब भी आता है तो सीखना से संबंधित रहते हैं, सीकर को और शेखावाटी को। तो इटली, इटली से भारत आई है पहली बात। अब इटली को कैसे, भाई मैंने उसको इटली और डोसा बनाना सिखाया, सिखा सकते हैं इटली बनाना, तो ये याद रखेंगे। आयरिश, आयरिश का मतलब आई, कहां से आई, इटली से आई, आई। पणा पद्धति भी इसको बोलते हैं। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भित्ति चित्र इसमें बनाए जाते हैं। शेखावाटी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, आपको पता ही है। अभी देखो लैला मजनू, किन किन के चित्र बनाए जाते हैं इसमें, लैला मजनू के चित्र बनाए जाते हैं, हीरा रांझा के चित्र बनाए जाते हैं, डवार जी डूंगर जी का बनाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो भाई जो लैला मजनू होते हैं ना, उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सीखे रहते हैं, सब रास्ते उनको मालूम रहते हैं लैला मजनू को। इसी प्रकार जो हीरा रांझा है उनको भी कोई नहीं सिखाता कि तुम ये काम करो, सब वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, सब जानते हैं। और ये जवाहर जी डूंगर जी आपको पता है, ये धनी लोगों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे, इसलिए शेखावाटी के थे, ये प्रसिद्ध है। हवेलियों के चित्र, छतरियों के चित्र, रेलगाड़ी मोटर गाड़ी के चित्र। अब रेलगाड़ी आपको पता है शेखावाटी में रेलगाड़ी थी नहीं उस टाइम पे, ये तो अभी आई है, तो ये चित्रों में रेलगाड़ी देख देख के काम चलाते थे, तो इसको ऐसे याद रखना है अपन, ठीक है। उत्कृष्ट उदाहरण शेखावाटी चित्रशैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है जोगीदास छतरी। जोगीदास छतरी कहाँ, झुंझुनू में, आपको पता है। तो जोगीदास की जो छतरी थी उसमें जो चित्र बनाए थे वो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है शेखावाटी। इसके बाद में चित्रकार है बालूराम, तनसुख और जयदेव। इसको कैसे याद रखेंगे कि बालू, मैं तुझे बालक से ही, बालपने से ही, बच्चा था तब से ही सिखा रहा हूँ, शेखावाटी सिखाना, बालक सिखाना। तनसुख कि भाई तन का सुख लेना है, शरीर का सुख लेना है तो तुझे काम करना पड़ेगा, काम करना सीखना पड़ेगा। भाई काम करेगा तभी तो पैसे आएगा, तभी तो सुख मिलेगा, तो तुझे मैं सिखाया हूँ बालपने से ही, तन का सुख लेना है तो सीखना पड़ेगा। और जयदेव,
आदमी की जयकारा जब भी होता है जब वो काम करना सीख जाता है, तभी उसकी जय बोलती है लोग बाग, नहीं तो कोई नहीं पूछता। इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में है अलवर। अलवर से देखो अपन साथियों दोस्तों बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी हंसी आएगी आपको, तो आप इसको पढ़ नहीं पाओगे। पहले अपन इसको देखते हैं। उनियारा टोंक। उनियारा इसको टोंक चित्रशैली भी बोलते हैं। टोंक हो गया, प्रारंभ किया था सरदार सिंह ने। प्रारंभ में सरदारों का इतना प्रकोप था कि कोई इनको टोंकता नहीं था। सब इनसे बचते थे सरदार और सिंह। टोंक इनको कोई नहीं टोंकता था। लेकिन स्वर्णकाल हुआ संग्राम सिंह। संग्राम जब किसी को टोंक देते हैं तो संग्राम होता है, युद्ध होता है, आपको पता है ना, तो उसको ऐसे याद रखेंगे। रंग है प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंग टोंक से संबंधित है। टोंकेगा कोई, प्राकृतिक चीजें होती है उनको कोई नहीं टोकना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़, प्रकृति फिर प्रकोप में आ जाती है तो बहुत खतरनाक उसका वो होता है परिणाम। तो प्राकृतिक रंग ये होता है। इसके बाद में है मीरबख्श, लखन और धीमा। ये इनके चित्रकार है। चित्रकार इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई अगर तूने मुझे टोक दिया तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। भाई बोलते नहीं है का, अगर मैं काम करने जा रहा हूं, अगर तूने मुझे टोक दिया तो मैं तुझे बख्शूंगा ही नहीं। फिर ये कह रहे हैं लखन कि भाई अगर टोकना भी है ना किसी को तो लखन से टोको। लखन मतलब लखन का मतलब समझ रहे हो ना आप। लखन को क्या बोलते हो, वो लखन वो वाला लखन समझ गए आप कि भाई धीरे धीरे टोको, धीरे धीरे प्यार से टोको ताकि उसको दूसरे को भी बुरा नहीं लगे, इसलिए लखन से टोको। ठीक है। इसमें जयपुर और बूंदी का मिश्रण है। बूंदी चित्रशैली का मिश्रण आपको पता है। उनियारा टोंक है जयपुर के बूंदी के बीच में से लगभग ऐसे पड़ता है, तो इनके बीच में है। इसमें ऊंट, शेर, हाथी का चित्र बनाया जाता है। ऊंट आपको पता सब ज्यादा टोंक में काटा जाता है। ऊंट काटने के लिए, ऊंट की बलि के लिए कौन प्रसिद्ध है, टोंक प्रसिद्ध है। अभी साथियों अपन पढ़ेंगे अलवर चित्रशैली। अलवर में से अपन लेंगे लवर। क्या लेंगे, लवर। ये देखिए ना आपने, ऊंट, शेर, हाथी और चित्र, ये हो गया। अभी अपन शुरू करते हैं साथियों अलवर चित्रशैली। अलवर में से अपन लेंगे लवर। अब इसको कैसे याद करेंगे कि अपन इस लवर से सारे अक्षर है इनको अपन लवर से मिला देंगे। अपन कैसे भी करके इनको याद करना है अपन को। तो प्रारंभ हो गया प्रताप सिंह के काल से। स्वर्णकाल हो गया विनय सिंह के काल के। वो लवर था ना शुरुआत में जो लवर था उसने प्रताप दिखा दिया भयंकर वाला। शुरू में प्रताप दिखा दिया, शुरू में तेज दिखाने लग गया अपना। और स्वर्णकाल हो गया विनय सिंह। भाई जो विनम्रता से रहेगा कोई लवर तो वो तो स्वर्ण के समान रहेगा, स्वर्णकाल के समान। तो विनम्रता वाला आदमी तो हमेशा सोने के समान, सोने से तुलना की जाती है। लेकिन जो प्रताप दिखाता है, दादागिरी दिखाता है कोई लवर, तो वो क्या करता है, शुरू से ही सोना और चांदी लेके भाग गया। भाई लवर था, उसने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बहलाया फुसलाया और सोना और चांदी लेके भाग गया। और लेके भगा तो लेके भगा पड़ोसियों के और लेके भाग गई वो। चांदी गांव में लेके भगते ना, से कोई भगता है तो उसको क्या हुआ, पकड़ लिया। फिर दोनों लवर को पकड़ लिया, लोगों ने, गांव वालों ने पकड़ लिया और उसके बड़ दे दिया। बड़, ये हो गया चित्रकार। बड़ दे दिया उसके दोनों के, और गुलाम बना दिया उसको। लवर था, उसको क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। अब उसको मूल तोड़ दिया, मतलब हाथ को ऐसे मरोड़ के तोड़ दिया उसके मूल को। अभी बचा उसके मंगल सेन। अभी हाथ तोड़ दिया उसका, गुलाम बना दिया, बड़ दे के निचोड़ दिया पूरा। तो अभी क्या बचा उसके बाण। अब बाणों के लिए ये सेन आए, एक तो मंगल सेन आया और एक बुद्ध सेन आया। इन्होंने दोनों ने उसके बाण भी काट दिए, बचे थे तो अभी वो खत्म, कुछ बचा नहीं, सब कट गए। तो फिर ये एकमात्र शैली जो वेश्या के चित्रों को बनाया जाता है। तो जो भागता है ना, ऐसे लवर भाग, उसको गांव में बोलते हैं कि तो वेश्या है, इधर उधर भागती है, ऐसे बोलते नहीं है क्या, उसके तो मतलब चरित्र खराब है, ऐसे भागते हैं। और ये यूरोप की चित्रशैली है। यूरोप में सबसे ज्यादा ऐसे ही भगते हैं, लवर जो भगते हैं। तो अभी अपन एक बार इसको फटाफट से देखेंगे, फिर आपको याद हो जाएगा ये। अलवर चित्रशैली प्रारंभ में प्रताप सिंह ने, भाई शुरू से ही प्रताप करने लग गया। ठीक है। इसके बाद में स्वर्णकाल है विनय सिंह। अगर विनम्रता से रहेगा तो आदमी सोने के समान है। रंग सोना चांदी। जो लवर है वो भगते हैं ना, तो सोना और चांदी दोनों को लेके भगते हैं। खुद का धक्का लेके जाते, पड़ोसियों के ले जाते हैं। लेकिन अगर पकड़ में आ गया तो फिर उसका बड़ काट देते हैं पकड़ के। ठीक है। और उसको गुलाम बना देते हैं और मरसड़ के हाथ पैर सब तोड़ देते हैं। और बचा हुआ जो बाल है, बाल बचते हाथ पैर तोड़ देते, बालों को भी सेन, ये मंगल सेन, बुद्ध सेन आ जाते हैं और ये काट देते हैं उसके बालों को भी। एकमात्र शैली जिसमें वेश्या या गणिकाओं के चित्र बनाए जाते हैं और यूरोपियन शैली का प्रभाव है। इसके बारे में छोटी सी की है, अजमेर चित्र शैली है।
इसको मारवाड़ चित्रशैली का भाग भी कहा जाता है। मारवाड़ की है ये, लगभग भाग है उसका छोटा सा। अब मारवाड़ का आपको पता है जोधपुर का मालदेव ने किया था, तो अजमेर का भी मालदेव ने किया था। आंवला, तेतराम और लालजी इसके है, वो है आंवला, इसको याद रखना। आंवला अजर अमर रहता है, आंवले खाने वाले हमेशा आदमी अजर अमर रहता है। तो साथियों ये था, मैंने इसको बहुत तरीके से सजाया है, सजावट की है इसको मैंने, इसे इस तरीके से बनाया है कि आपको बोरिंग ना हो और याद हो जाए, आपको हंसते हंसते मजेदार ट्रिक के साथ में याद हो जाए। और कम, आप यकीन मारो मैं 5-6 साल से इसको पढ़ रहा हूँ, कम से कम 4-5 टीचरों का मिक्सर है इसमें, तो इसके बाद जाएगा नहीं। ये क्रीम है एक तरीके से, आप इनके नोट्स ऐसे कैसे बना देना जैसे मैंने बनाया, और ऐसे ही वो डबल पेज की कॉपी होती है ना, उसमें ऐसे ही बनाना इनको जैसे मैंने पढ़ाया नहीं इनको, तो क्या है इनसे आप कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो एक इधर का पढ़ोगे तो इधर का भूल जाओगे, इधर का पढ़ोगे तो उधर का भूल जाओगे, इसलिए याद रखना इनको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की आपके लिए, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत साहब।